हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें आज हम सभी मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, और इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और मुग़ल वंश की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। मुग़ल वंश की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर बादशाह की उपाधि कितने ईस्वी में लेता है? तो 1507 ईस्वी में। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण करता है, और इसका सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। भारत कुल मिलाकर 5 बार भारत पर आक्रमण करता है बाबर, और इसका पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। 1519 के अभियान में बाजौर और भैरा को अधिकार में लिया। बाबर जो है 1519 के अभियान में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। इसने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया, जो पानीपत के युद्ध में किया गया था। सबसे पहली बार तुगलमा युद्ध नीति बाबर के द्वारा अपनाई गई, और पहली बार ही तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर का प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। इसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, वो एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। इसने खुद को कलंदर की उपाधि ली, जो उदारता के लिए दिया गया। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, जो उदारता के लिए थी। इसने मुबियान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुबियान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। राणा सांगा के खिलाफ इसने जिहाद का नारा दिया, और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, और इसे आराम बाग में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई, और इसे आराम बाग में दफनाया गया, और बाद में फिर इसे काबुल में दफनाया गया। आपसे अगर पूछा जाए कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, तो आराम बाग में, और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जिसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो बाबर की है, और जिसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर जो था वो सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी होता है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच होता है, जिसमें भी बाबर विजयी होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। इन चारों युद्ध में बाबर विजयी होता है। नेक्स्ट हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। तो हुमायूं को 1530 में आगरा में सिंहासन पर बिठाया गया। 1530 को आगरा में सिंहासन पर बैठा। इससे पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार दिया। मिर्ज़ा अस्करी को संभल दिया। मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, और सुलेमान मिर्ज़ा को बदखसा प्रदेश सौंपा। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़, और सुलेमान मिर्ज़ा को बदखसा प्रदेश दिया। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था,
और हुमायूं ने दिनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दिनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए और लेनपुल ने इसके बारे में कहा कि यह गिरते पिटते इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा कि यह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। दिनपना भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। किस भवन में था ये पुस्तकालय? तो दिनपना भवन में था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। बिलग्राम युद्ध के बाद ही हुमायूं सिंध चला गया और वहां 15 वर्षों तक रहा। बिलग्राम का युद्ध या तो फिर आप कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जो 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं फिर से हार जाता है और इसी युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह की पदवी लेती है। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध को जीतने के बाद ही शेर खां शेरशाह की उपाधि ग्रहण करता है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा विविध का टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम लोग देश और चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो जो भारत देश है उसका चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। तुर्की का क्या है? चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। नॉर्वे का चिन्ह क्या है? शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली। फ्रांस का क्या है? लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली। नीदरलैंड्स का शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड्स दोनों का क्या है? शेर है। ईरान का गुलाब का फूल। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। नेक्स्ट हम लोग शेरशाह के बारे में देखते हैं। तो शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह था और इसका बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन खां था। मोहम्मद बहार खां लुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बहार खां लुहानी ने। और बिलग्राम के युद्ध 1540 में जो हुआ उसके बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच में, उस युद्ध के बाद ही यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो जाती है और मृत्यु के वक्त यह उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। शेरशाह की जब मृत्यु होती है उस समय वह उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। और कालिंजर का शासक उस समय किरत सिंह था। कालिंजर का शासक कौन था? किरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। रोहतासगढ़ का किला एक कोना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। रोहतासगढ़ किला का निर्माण या किला एक कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया। भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज चलाया और साथ ही सन की डंडी का भी प्रयोग करता था। शेरशाह भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया और सन की डंडी का प्रयोग किया। 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम को चलवाया। इसने शेरसूर नगर बसाया। शेरसूर नगर को किसने बसाया? तो शेरशाह ने बसाया और इसने 1/3 भाग सरकार के द्वारा लगान
करने की अनुमति दी। कितने भाग पर लगान वसूल किया जाता था? तो 1/3 भाग पर। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 में स्थापित किया। इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 में स्थापित किया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने करवाया। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया? शेरशाह ने, और इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह ने करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे। शेरशाह के समकालीन कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।